अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाउ अमूल सेव्ड इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ अमूल सेव्ड इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन थ्रू फ्राइडे। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबरों में आपने अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, किसानों ने अपने टमाटरों को डंप कर दिया सड़क पर। ये वाला बिहार का था, लेकिन ऐसी चीजें हर स्टेट में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूज हेडलाइन सर्च करोगे तो यही चीज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, ऑलमोस्ट हर स्टेट में कभी ना कभी देखी गई है। आखिर क्या कारण है कि किसान अपने टमाटरों को इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं? रीजन है किसानों की फ्रस्ट्रेशन। अब टमाटर एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है दोस्तों, इसे ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता, ये खराब हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर किसानों के पास अपनी कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, और जब ये अपने टमाटर बेचने जाते हैं मार्केट में, इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि इतना ही रुपया मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहां से। इन्हें 2 से 3 रुपए पर किलो का प्राइस ऑफर किया जाता है, कई बारी 1 रुपए पर किलो। कई तो ऐसे भी केसेस देखे गए हैं यहाँ पर सिर्फ 25 पैसे पर किलो ऑफर किए जाते हैं इन लोगों को। और ये चीज सिर्फ टमाटरों के साथ नहीं है, यही चीज हमें देखने को मिलती है प्याज, गार्लिक, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न। किसानों को जब इतना कम पैसा मिलता है अपने प्रोड्यूस के लिए, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर कहते हैं कि हमें बेचना ही नहीं है, हम इसे इससे अच्छा फेंक दें, वेस्ट जाने दें। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। साल 1945 में गुजरात के डेयरी फार्मर्स भी सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। जब वो अपने दूध को बेचने जाते मार्केट में, तो मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स कहते इतना ही रुपया मिलेगा, लेना है तो लो वरना निकलो यहां से। लेकिन हमारी कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब इन डेयरी फार्मर्स ने डिसाइड किया ये इकट्ठे होकर इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। इतना ही नहीं, ये खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो होगी ऑफ द डेयरी फार्मर, फॉर द डेयरी फार्मर और बाय द डेयरी फार्मर। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पिछले साल टर्नओवर रहा था 61,000 करोड़ रुपीस। ये कहानी है दोस्तों अमूल की। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों अर्ली 1940s में। इस समय के बीच अगर आप किसी इंडियन घर में जाते तो आपको अमूल बटर कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि एक दूसरी कंपनी थी जिसका बटर बहुत पॉपुलर था इंडिया में। इस कंपनी का नाम था पॉल्सन। ये पॉल्सन बटर इतना पॉपुलर था कि लोग ये बोलने की जगह कि अपनी रोटी पर ज्यादा मक्खन मत लगा, ये बोलते थे कि अपनी रोटी पर ज्यादा पॉल्सन मत लगा। इस पॉल्सन कंपनी की शुरुआत करी गई थी पेस्तोनजी एडुलजी के द्वारा जब वो सिर्फ 13 साल के थे। अपनी छोटी सी दुकान में उन्होंने एक कॉफी ग्राइंडिंग का बिजनेस शुरू किया था साल 1888 में। 12 साल बाद 1900 में उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी करी और एडुलजी का निकनेम जो था वो पॉली था। ब्रिटिश राज का जमाना था तो इस नाम में एक ब्रिटिश ट्विस्ट ऐड किया गया, इसे पॉल्सन बना दिया गया, क्योंकि जो ज्यादातर कस्टमर्स होते थे उस समय में वो ब्रिटिश लोग होते थे या फिर बहुत ही अमीर इंडियन लोग होते थे। शुरुआत में ये पॉल्सन कंपनी अपनी कॉफी के लिए काफी फेमस थी। कहते थे इसकी कॉफी फ्रेंच रेसिपी के अकॉर्डिंग ब्लेंड करी गई है। साल 1910 में एडुलजी को किसी ने बताया कि ब्रिटिश आर्मी को बटर की सप्लाई में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास बटर की सख्त कमी। तो एडुलजी ने इस मौके का फायदा उठाया और गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर उन्होंने एक डेयरी सेटअप करी। इस जगह को वैसे खेड़ा भी कहते हैं। खेड़ा नाम से शायद आपको याद आए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी और सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च करी थी मार्च 1918 में। उस समय पॉल्सन ने बहुत पैसा बनाया पॉल्सन बटर बेचकर ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। लेकिन उस समय जो गुजरात में किसान थे वो बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे थे। भूखमरी आई थी, प्लेग आ रखा था और ब्रिटिश सरकार ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे, और जो टैक्सेस नहीं पे करता था ब्रिटिश जाके उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर लेती थी। इन्हीं कारणों की वजह से गांधी जी और सरदार पटेल ने सत्याग्रह करी। 3 महीने के प्रोटेस्ट के बाद ये सक्सेसफुल रही। ब्रिटिश ने 2 सालों के लिए टैक्सेस को सस्पेंड कर दिया और सारी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज को वापस दे दिया गया। लेकिन पॉल्सन की कहानी पर वापस आए तो पॉल्सन ने एज अ कंपनी बहुत मुनाफा कमाया। फिर भी साल 1930 तक आते आते उन्होंने आनंद में एक हाईली ऑटोमेटेड डेयरी सेटअप करी। पॉल्सन बटर इस समय तक बहुत पॉपुलर बन चुका था इंडियन घरों में।
इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 जब आई तो फिर से मौका मिला सोल्जर्स को सप्लाई करने का और भरपूर तरीके से ये किया गया। 1945 तक इनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो चुकी थी। 3 मिलियन पाउंड हर साल ये बटर प्रोड्यूस करने लग रहे थे। 1945 में ही बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बॉम्बे मिल्क स्कीम लॉन्च करी। उस वक्त दोस्तों वैसे बॉम्बे स्टेट ऐसी दिखती थी, गुजरात और महाराष्ट्र कंबाइंड बॉम्बे होता था। बॉम्बे शहर नहीं, बॉम्बे स्टेट। इस बॉम्बे मिल्क स्कीम के अनुसार दूध को कायरा से बॉम्बे तक लेकर आना पड़ता था। 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस था ये। और कौन सी कंपनी ये करे, कंपनीज ने बिडिंग करी और ये कॉन्ट्रैक्ट पॉल्सन को अवार्ड किया गया। तो यहाँ मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी पॉल्सन इन्वॉल्व हो गया और ज्यादा मुनाफा कमाने लगी ये पॉल्सन कंपनी। लेकिन ये मुनाफा ट्रिकल डाउन करके डेयरी फार्मर्स तक नहीं पहुंचा। किसानों को अपना दूध कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी भी एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचना पड़ता था और ये प्राइस बहुत कम होता था अक्सर। गुजरात के किसानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन जाग रही थी और यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, त्रिभुवनदास पटेल। त्रिभुवनदास पटेल एक गांधी जी से इंस्पायर्ड लीडर थे जो साल 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह के लिए जेल भी जा चुके थे। इन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाई गई बहुत सी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस, रूरल डेवलपमेंट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो ड्राइव थी। तो इनकी गाइडेंस के अंदर जो गुजरात के किसान थे वो मिलने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल से साल 1945 में। किसानों ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया सरदार पटेल को और उनकी बात समझने के बाद सरदार पटेल का जवाब था फार्मर्स ऑफ कायरा डिस्ट्रिक्ट यूनाइट। बेसिकली उन्होंने कहा कि एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, साथ में लड़ो। उन्होंने किसानों को आइडिया दिया कि यहाँ पर एक फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाई जा सकती है। किसान अपना दूध खुद बेच सकते हैं और इस कोऑपरेटिव का अपना खुद का पैस्चराइजेशन प्लांट हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि क्या उस वक्त की ब्रिटिश सरकार किसानों के इस कोऑपरेटिव से डायरेक्टली दूध को खरीदती? अगर सरकार ही मना कर दे कि हमें इस कोऑपरेटिव से दूध नहीं खरीदना तो ये किसान क्या करेंगे फिर? सरदार पटेल ने सजेस्ट किया कि ये किसान फिर स्ट्राइक कर ले, दूध ही बेचना बंद कर दे। ऐसा करने से कुछ लॉस खुद को उठाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर सब एकजुट होकर दूध ही बेचना बंद कर देंगे इन मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स को तो क्या करेंगे ये सब? सरदार पटेल की ये बात बड़ी कन्विंसिंग लगी। इन्होंने अपने ट्रस्टेड डेप्यूटी मोरारजी भाई देसाई को कायरा डिस्ट्रिक्ट में भेजा और कहा कि किसानों की मदद करें वो इस कोऑपरेटिव को बनाने में, और अगर जरूरत पड़ी तो एक मिल्क स्ट्राइक भी करें। ऐसे स्थापना होती है दोस्तों कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की। ये कोऑपरेटिव सिर्फ कायरा के डिस्ट्रिक्ट के किसानों का था। ब्रिटिश इंडिया की सरकार के सामने जाकर डिमांड रखते हैं कि हमसे डायरेक्टली दूध खरीदो, और एज एक्सपेक्टेड सरकार इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती है और फिर किसान मिल्क स्ट्राइक पर चले जाते हैं। इन मिल्क मर्चेंट्स को दूध ही बेचना बंद कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाती है। एक बूंद दूध तक नहीं पहुंच पाता बॉम्बे। 15 दिन के बाद जो मिल्क कमिश्नर थे बॉम्बे के, एक ब्रिटिश इंसान थे, वो जाते हैं कायरा में और फार्मर्स की डिमांड को फिर जाकर एक्सेप्ट करते हैं और किसानों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन इस पॉइंट पर हमारी कहानी में दोस्तों किसानों को सक्सेस की पहली झलक देखने को मिलती है। त्रिभुवनदास पटेल ये इंश्योर करते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव है ये गांव के सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए खुला होगा। लोगों का धर्म नहीं देखा जाएगा, लोगों की जाति नहीं देखी जाएगी। दूसरी चीज ये इंश्योर करते हैं कि इस कोऑपरेटिव में 1 पर्सन 1 वोट का फंडा चलेगा। जितने भी किसान इस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, फर्क नहीं पड़ता, हर कोई एक बराबर से वोट कर सकता है। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाते हैं इस कोऑपरेटिव का, एक बॉटम अप अप्रोच लेते हैं। गांधी जी की सोशलिज्म की फिलॉसफी थी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। उसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अराउंड ये आइडिया सेंटर करता है। बॉटम लेवल पर होंगे विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके ऊपर दूसरे लेवल पर मेंबर यूनियंस आएंगे और टॉप लेवल पर होगी एक फेडरेशन इन सारे मेंबर यूनियंस की एक स्टेट के लेवल पर। आज के दिन अगर अमूल का एग्जांपल लें तो इस बॉटम लेवल पर 18,600 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 36 लाख से ज्यादा फार्मर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिस्सा है। इसके ऊपर जाकर 18 मेंबर यूनियंस हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर टॉप पर एक फेडरेशन है इन मेंबर यूनियंस की। लेकिन ये सब तो बात की बातें हैं। शुरू में जब त्रिभुवनदास पटेल ने इसकी शुरुआत करी सिर्फ 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी साल जून 1946 में। कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड को फॉर्मली रजिस्टर किया गया 6 महीने बाद दिसंबर 1946 में। इसके बाद 15 अगस्त 1947 देश को अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलता है और कायरा में रहने वाले डेयरी फार्मर्स को अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलता है। फायदा यहाँ पर एक्चुअली में सिर्फ किसानों को ही नहीं हो रहा था, बल्कि बॉम्बे मिल्क स्कीम के भी काफी पैसे बच रहे थे, क्योंकि उन्हें जो दूध किसानों से मिल रहा था
वो काफी कम प्राइस पे था एज कंपेयर टू जो पॉल्सन से मिलता था। टाइम के साथ साथ ये कोऑपरेटिव बड़ा होता गया। जून 1948 में इन्होंने मिल्क की पैस्चराइजेशन भी शुरू करी। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हीट करना, ताकि कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और डिजीजेस हैं तो वो मर जाएंगे, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 1948 के एंड तक करीब 432 किसान इन विलेज सोसाइटीज में इसका हिस्सा बन चुके थे और जो मिल्क की क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी वो 5000 लीटर प्रतिदिन हो चुकी थी। एक्चुअली आगे चलकर अमूल के सक्सेस के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि ये कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते रहे। अभी रिसेंटली हुए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इनकी डिजिटाइजेशन स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल प्रूव हुई। ऐसे टाइम में भी इन्होंने अपनी ग्रोथ बरकरार रखी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हमें कर्व के आगे बने रहना है तो हमें कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ेगा और अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा। और अगर आपको आज की फास्ट पेस दुनिया में अपने आप को अपस्किल बनाए रखना है तो डेटा साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स काफी जरूरी है। और इन फील्ड्स में अपने आप को अपस्किल करने का एक बढ़िया तरीका है Scaler.com। ये एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जहां पर बड़ी बड़ी टॉप टेक कंपनीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ पर 1-on-1 डाउट सेशंस ऑफर किए जाते हैं और एक रोबस्ट मेंटरशिप नेटवर्क है इनका, जिससे कि हर स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिल पाए। ये स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए है ताकि वो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बन पाए जिनकी जरूरत है बिग टेक कंपनीज को। स्केलर एकेडमी के स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस किया गया है, जैसे कि Amazon, Adobe, Oracle, PayPal। इनफैक्ट ये क्लेम करते हैं कि इनके ज्यादा स्टूडेंट्स को Amazon में प्लेसमेंट मिली है एज कम्पेयर टू बाकी सारे IITs कंबाइंड। लेकिन एक चीज तो है यहाँ पर दोस्तों कि अगर आपके पास सही टेक स्किल्स होंगी वो आपके करियर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू किसी रैंडम कॉलेज से कोई डिग्री ले लेना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है Scaler.com में अपने करियर को ग्रो करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इनकी फ्री लाइव क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं और खुद ही जज कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों दूसरे बड़े हीरो की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बहुत ही बड़ा टाइटल है, लेकिन साल 1949 में ये सिर्फ 28 साल के लड़के थे। इस एज में इन्होंने फिजिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी और टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था जमशेदपुर में। इन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए एक इंटरव्यू दिया, जहां पर इंटरव्यू में इनसे पूछा गया व्हाट इज पैस्चराइजेशन। इन्होंने जवाब दिया इसका कुछ लेना देना है दूध की हीटिंग से। उन्होंने कहा थैंक यू, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है स्कॉलरशिप के लिए फॉर द डेयरी इंजीनियरिंग। ये इकलौती ही स्कॉलरशिप बची थी। इसकी मदद से इन्होंने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बैंगलोर में। फिर ये मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए अमेरिका में। हालांकि इन्हें स्कॉलरशिप डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ने की मिली थी, लेकिन इनके खुद के शब्दों में इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग करी और एक्चुअली में मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने लग गए। एक्चुअली में इनका इंटरेस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में था। जब ये इंडिया वापस लौटे तो यूनियन गवर्नमेंट ने इन्हें कहा कि भाई सरकारी स्कॉलरशिप पर पढ़े हो तो भाई अब सरकार के लिए कुछ तो करना होगा ना। सरकार की तरफ से एक बॉन्ड थी तो इन्हें सरकार की सुननी पड़ी। सरकार ने इन्हें ऑफिसर बना दिया डेयरी डिवीजन का मई 1949 में। इन्हें आनंद शहर में गवर्नमेंट की एक बटर मेकिंग फैसिलिटी में भेज दिया गया 350 रुपए की सैलरी पर। इनकी जो पूरी सिचुएशन थी उस वक्त वो बिल्कुल ऐसी थी जैसी अभिषेक की थी ये पंचायत वेब सीरीज में। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जॉब उतना भी बुरा नहीं लग रहा। 20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है कर ले एडवेंचर। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। उस वक्त इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई जल्दी से अपना ये बॉन्ड खत्म करो और निकलो यहाँ से। लेकिन चांस की बात थी कि ये जिस सरकारी बिल्डिंग में काम करने लग रहे थे वो एक शेयर्ड बिल्डिंग थी जिसे कायरा कोऑपरेटिव यूनियन भी इस्तेमाल करने लग रहा। चांस की बात थी कि एक दिन ये त्रिभुवनदास पटेल से मिलते हैं जो बड़े पैशनेटली काम करने लग रहे थे अपने कोऑपरेटिव को बिल्डअप करने के लिए और पॉल्सन कंपनी के खिलाफ फाइट करने के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उनके इस जज्बे को देखकर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। त्रिभुवनदास पटेल अक्सर उनसे पूछा करते थे जब भी कोई मदद की जरूरत होती थी, जब कोई इक्विपमेंट टूट जाती थी तो। और डॉक्टर कुरियन ये पुरानी इक्विपमेंट ठीक करते करते थक गए तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग एक नया प्लांट क्यों नहीं खरीद लेते। त्रिभुवनदास पटेल ने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का वो एक नया प्लांट खरीद लेते हैं। जिस समय उनकी इक्विपमेंट आने वाली थी डॉक्टर कुरियन को पता चलता है कि सरकारी सर्विस में जो उनको काम करना था उसकी रिक्वायरमेंट अब खत्म हो चुकी है। उन्हें सरकारी सर्विस से रिलीज कर दिया गया है और अब वो चाहें तो बॉम्बे जाकर किसी बड़ी जॉब में अच्छे से काम कर सकते हैं। त्रिभुवनदास को ये पता चलता है तो यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं।
वो कहते हैं तुस्सी जा रहे हो तुस्सी ना जाओ, और किसी फिल्म की कहानी की तरह डॉक्टर कुरियन वहीं रुक जाते हैं। अगले साल 1950 में उन्हें कोऑपरेटिव का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया जाता है। अब ये कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये तो पूरी स्वदेश की मोहन भार्गव वाली कहानी हो गई, कितना पेट्रियोटिज्म है इनमें, कितना अच्छा मॉरल कैरेक्टर है इनका कि ये वहां पर वापस रुक गए। लेकिन रियलिटी में डॉक्टर कुरियन अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, आई टू हैड अ ड्रीम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट देते हैं वो इस चीज के रिगार्ड। वो कहते हैं कि वो वहां पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि उनका कोई बड़ा नोबल इंटेंशन था, वो दुनिया को बदलना चाहते थे। वो वहां इसलिए रुके क्योंकि बस उनको ये काम करने में मजा आता था। उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ पैसा कमाना ही सेटिस्फैक्शन नहीं है। जिंदगी में सेटिस्फैक्शन वो काम करने से मिलती है जो काम करने में मजा आता है, जहां पे आपका पैशन है, जहां पर आपका इंटरेस्ट है। और अपने काम में इस सेटिस्फैक्शन को ढूंढते ढूंढते उन्होंने देश बदल दिया। 1953 तक आते आते इतना दूध प्रोड्यूस होने लग रहा था कि बॉम्बे मिल्क स्कीम इतना दूध अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी। क्या किया जाए उस एक्स्ट्रा दूध के साथ? एक ही सोल्यूशन बचता है, उस एक्स्ट्रा दूध का इस्तेमाल करके उससे और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने लग जाओ। यहाँ पर मिल्क पाउडर बनाने का फैसला किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भैंस के दूध को इतनी आसानी से स्प्रे ड्राई करके मिल्क पाउडर में नहीं बदला जा सकता था। एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत थी। ये इनोवेशन दिया डॉक्टर कुरियन के दोस्त डॉक्टर हरिचंद मेघा दलाया ने। ये एक टेक विजर्ड थे और इनकी मदद से दुनिया का पहला बफेलो मिल्क स्प्रे ड्रायर बनाया गया। 31 अक्टूबर 1955 सरदार पटेल के बर्थडे पर इस दिन को चुना गया कि ये वो दिन होगा जब कायरा यूनियन का पहला मिल्क पाउडर प्लांट इनॉग्रेट किया जाएगा। अपने समय में एशिया का लार्जेस्ट प्लांट, 1 लाख लीटर मिल्क हर दिन प्रोसेस करने की कैपेसिटी, और दुनिया का पहला प्लांट जो मिल्क पाउडर बनाता है बफेलो मिल्क से। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्वाइट किया गया। इनॉग्रेशन बड़ी स्मूथली कैरी आउट करी जाती है और एक ये बड़ी फेमस पिक्चर है उस ओपनिंग सेरेमनी के दिन की, जहां आप पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को भी देख सकते हैं। जब ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अब डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे तो एक ब्रांड नेम की भी जरूरत पड़ती है। अगर ये कोऑपरेटिव अपना खुद का मिल्क पाउडर और बटर बनाकर बेचेगा तो कोई ना कोई ब्रांड का नाम तो चाहिए होगा जिस लेबल पर इसे बेचा जाएगा। साल 1957 में लैब में काम कर रहे केमिस्ट नाम सजेस्ट करते हैं अमूल। आप पूछोगे ये अमूल नाम ही क्यों? ये अमूल शब्द आता है अमूल्य से, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो वो भी अमूल निकलता है। तो दोनों तरफ से नाम बड़ा अच्छा फिट बैठता है। अब अमूल बटर भी बनाने लग जाता है, लेकिन पॉल्सन के बटर के सामने अमूल का बटर फ्लॉप हो जाता है। दूध को क्रीम में बनाया जाता था सेम ही दिन में, जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट आ जाता था। दूसरी तरफ पॉल्सन का जो बटर होता था वो बासी क्रीम से बनता था। दूध को बिना रेफ्रिजरेशन के 10 दिन तक रखा जाता था ताकि थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाए, लैक्टिक एसिड का जो बैक्टीरिया होता है वो भी अपना काम दिखा पाए। और फिर पॉल्सन बहुत ज्यादा नमक डालता था अपने बटर में ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो सके, ताकि उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सके। और एक और चीज थी, पॉल्सन बटर गाय के दूध से बनता था जिसकी वजह से उसमें येलो कलर आता था। तो बड़ा ही स्पेशल टेस्ट जो था पॉल्सन बटर का, नमकीन टेस्ट और ये येलो दिखने वाला कलर, लोग इससे काफी यूज्ड टू हो चुके थे। अमूल का बटर दूसरी तरफ ना ही नमकीन था और व्हाइट कलर का दिखता था। लोगों को लगता था ये क्या है, ये बटर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अमूल को compete करने के लिए यहाँ पर अपने बटर में भी नमक डालना पड़ा, येलो कलर करना पड़ा कलरिंग देकर। और डॉक्टर कुरियन ऐसा करने से खुश नहीं हुए। वो काफी आइडियलिस्ट इंसान थे, लेकिन ओवर टाइम उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पर बहुत जरूरी है, उसके बिना ये कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल प्रूव हुई। टाइम के साथ साथ अमूल का बटर पॉल्सन के बटर से बेटर परफॉर्म करने लगा, ज्यादा बिकने लगा। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की। ये जो अमूल गर्ल है इसे हर कोई जानता है आज के दिन। इसे एक्चुअली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी एंट्री मिली हुई है फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसे साल 1966 में बनाया गया था सिल्वेस्टर दा कुना के द्वारा, और ये एक्चुअली में एक रिस्पॉन्स था पॉल्सन की बटर गर्ल के अगेंस्ट। मार्केटिंग के लिए जैसे आज के दिन अमूल की बटर गर्ल है, ऐसे ही उस समय पॉल्सन की बटर गर्ल हुआ करती थी। कायरा यूनियन और उनके ब्रांड अमूल के सक्सेस के बाद सिमिलर यूनियंस आने लगे गुजरात के और डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि बड़ौदा और सूरत में। लेकिन ये अवॉइड करने के लिए कि ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपने यूनियंस बनाएं और ये सब एक दूसरे से compete करें, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यूनियंस कंबाइन होकर साथ में आ गए। इन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनाया साल 1973 में, और कायरा यूनियन ने एग्री कर दिया कि वो अपना ब्रांड नेम अमूल इस गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को भी दे देगा। इसके सक्सेस के बाद पंडित नेहरू ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए मिल्क कोऑपरेटिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी बड़ी कंपनीज से। उनके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनके इस विजन को कंटिन्यू रखा।
पॉल्सन की बात करें तो पॉल्सन ऑलरेडी कमजोर पड़ चुकी थी कंपनी अमूल के सामने, क्योंकि अमूल की पॉलिसी ज्यादा बेहतर थी। लेकिन इस कंपनी को पूरी तरीके से डेयरी बिजनेस बंद करना पड़ा अपना, जब सरकार की पॉलिसी ने कहा कि डेयरी सेक्टर सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए रिजर्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आज के दिन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज के दिन ये कंपनी नेचुरल टैनिंग मटेरियल्स और इको फ्रेंडली लेदर केमिकल्स बनाती है। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आनंद जाते हैं और डॉक्टर कुरियन से पूछते हैं क्या इस अमूल मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है, और इसी के तहत 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है आनंद में। इसके बाद एक ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है 1969-70 में, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका नतीजा क्या होता है? इंडिया एक्चुअली में मिल्क डेफिशिएंट देश था 1950s में। हमें 55,000 टन मिल्क पाउडर इंपोर्ट करना पड़ता था हर साल बाहर के देशों से। लेकिन 1970s तक आते आते इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया मिल्क की प्रोडक्शन को लेकर। 1998 तक इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ दिया और इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया। अमूल के सक्सेस की कहानी ये सिर्फ एक कंपनी के सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सक्सेस की कहानी है। इस एक कोऑपरेटिव ने पूरे देश को मिल्क सरप्लस नेशन बना दिया। इतने लाखों किसानों को अपलिफ्ट किया इसने पॉवर्टी से। ये इंडिया का लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। डॉक्टर कुरियन ने अमूल को प्रोटेक्ट करके रखा सरकारी बाबूज और बाकी कॉर्पोरेट से। आज के दिन तक इस कंपनी को, इस कोऑपरेटिव को स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं लिस्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि इस कोऑपरेटिव के ओनर्स एक्चुअली में फार्मर्स हैं। 80% रेवेन्यू उन्हीं के ही पास जाता है। मैनेजिंग कमेटी जो है विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है। आज के दिन अमूल अपने मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी की लीडरशिप के अंदर इतना ग्रो कर चुका है कि इसका सेल्स टर्नओवर 46,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। 36 लाख से ज्यादा किसान इसका हिस्सा है और इसकी कलेक्शन कैपेसिटी 2.63 करोड़ लीटर्स पर डे की है। अमूल की इस पूरी दास्तान को एक्चुअली में बढ़िया तरीके से दिखाया गया है मंथन फिल्म में। तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी अपने जमाने की, जिसमें नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स भी हैं। 2 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे इसने। और साल 1976 जब इसे बनाया गया था, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी थी ऑस्कर्स में। इस फिल्म को बनाने के लिए भी जो बजट चाहिए था 10 लाख रुपए का, उसे क्राउड फाइनेंस किया गया था 5 लाख किसानों के द्वारा। तो हर किसान ने 2 रुपए दिए थे इस फिल्म को बनाने के लिए। इस फिल्म में दिखाई गई सक्सेस स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल थी कि बाद में जाकर इसे यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी स्क्रीन किया गया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भी दिखाया गया। आज के दिन ये फिल्म आप फ्री में देख सकते हैं अमूल के यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप देखना चाहें तो। अनफॉर्चुनेट चीज बस इतनी है कि आज के दिन जो कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में, वो बाकी और चीजों में स्प्रेड नहीं कर पाए इतने सक्सेसफुल तरीके से। तभी हमें खबरें देखने को मिलती हैं कि टमाटरों को सड़क पर गिरा दिया गया है, अनियंस को डंप किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप में से कोई इंस्पिरेशन लेगा इस कहानी से और हो सकता है आप में से कोई ही अगले डॉक्टर कुरियन या त्रिभुवन दास पटेल बन जाए। और जैसे अमूल ने अपने आप को टाइम के साथ साथ इवॉल्व किया सक्सेसफुल बने रहने के लिए, ऐसे ही आप भी अपने आप को अपस्किल कीजिए Skiller.com के जरिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया, यहाँ क्लिक करके ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, बहुत बेहतरीन तरीके से एक ऐसी चीज़ हुई जो खुद ब खुद होती गई, वक्त के साथ साथ उसके रास्ते बनते गए। कोई प्लान नहीं था, कोई एक सिस्टम नहीं था। पहले सबसे पहले तो इशू ये था कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था जो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आप ये नोट करें, इंडिया के मतलब आज़ादी से पहले का ये एक जो होना था वो शुरू हो गया था। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर मसले मसाइल आए, फिर बाकायदा उनकी शर्तें पूरी की गई। अच्छा, सबसे पहले सबसे मेन चीज़ पता क्या है? मतलब अगर पूरी वीडियो का अगर एक निचोड़ निकाला जाए, सबसे मेन चीज़ है कोई एक प्लेटफॉर्म हो, एक हुजूम होता है किसानों का, फार्मर का, लेबर का, सबका एक हुजूम होता है। कोई एक पॉइंट हो, कोई एक नुक्ता हो, कोई एक वजह हो, सबको एक यूनिटी, एक यकजा करने की। अच्छा, सरदार पटेल जी बहुत ही ज़्यादा एक ज़हीन, बहुत ही ज़्यादा एक समझदार इंसान थे। अच्छा, उन्होंने इनको बुलवाया और वहाँ पर उनकी बाकायदा एक संस्था बनवाई कि यार ये एक इदारा बने, ये एक कॉर्पोरेशन बने, ताकि
ये लोग अपनी मांग, अपने मसाइल, अपनी चीज़ें आगे तक पेश कर सकें। अच्छा, अगला स्टेप भी उन्होंने बता दिया, अगर आप लोगों की बात ना मानी जाए रिफ्यूज कर दें अगर आप, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? कि आप स्ट्राइक करें। स्ट्राइक कर दें। तो यानी कि वो इतना दूर की समझते थे, सोचते थे। अच्छा, उनके पास एक और बात है, उनका मशवरा, उनके मशवरे को अगर लिंकअप किया जाए। हाँ, हमारे यहाँ ये बड़ी मशहूर एक बात है कि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसे कम से कम एक ऑनेस्ट सजेशन दे दो, एक अच्छा मशवरा दे दो। क्या पता उस मशवरे की वजह से ही वो कामयाबी तक पहुँच जाए या उसकी जो मसले मसाइल है वो ख़त्म हो जाए। और जब भी मशवरा दो, दिल से दो। दूसरी बात ये कहूँगी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रेय, ये जो पहली ईंट है ना, ये जो पहली एक कदम बढ़ाने की जो उन्होंने एक उनको प्रोवोक कर दिया या उनको एक तरीके से गाइडलाइन दे दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक तरीके से राह दिखा दी और इनको गामजन कर दिया सही रास्ते की तरफ। दूसरी बात ये, मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हमेशा एक सिनोनियम आता है, यूनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं उनको एक वर्ड में बयान करूं, और वो मुझे ऐसा लगता है उनके विचार या उनकी जितनी भी बातें थी या जितना भी उनका एक एक्सपीरियंस था, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता था, यूनिटी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, कोई एक किसान कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था, चाहे वो जितनी भी कोशिशें कर लेता, चाहे वो जितनी भी स्ट्रगल कर लेता, लेकिन क्या वो कामयाब हो सकता था? लेकिन सारे किसानों ने कहा सबसे पहले आप लोग मुत्तहद हो जाओ, यकजा हो जाओ। स्ट्राइक भी करी तो कोई एक देता रहता, दो देते रहते, 10 देते रहते, तो स्ट्राइक का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबने स्ट्राइक करी तो उन पर असर पड़ा। वही ऑफर जो एक टाइम पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी, वो थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट कर ली, तो दबा पाई। असल में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत होती हैं, हमारे यहाँ किसान हो या कोई भी और फील्ड हो, लेकिन असल चीज़ होती है यूनिटी। फिर उनको सही दिशा दिखाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, किस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं, किस तरीके से आप, और उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रुका। बिल्कुल, पैसा नहीं, इनकम नहीं, सैलरी नहीं, हाँ, जो मुझे एक पैशन था मेरा। मैं वाकई, आप जिस काम को पैशन से करने लग जाते हो, जब आपके सर पर किसी चीज़ का जुनून तारी हो जाता है, तो फिर आपको फेम, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब नहीं दिखता। फिर आप कहते हो कि यार मैं इसके अंदर अपनी जान ही क्यों ना मार दूँ, लेकिन कुछ करके दिखाऊँ। एक काम है जो आपकी फितरत से रिलेट करता है, एक काम है जो फितरत के अगेंस्ट है। लेकिन मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आई कि वो स्टार्टिंग में तो कह रहे थे कि मुझे इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मैं चाहता था कि ये बॉन्ड्स खत्म और मैं वापस वो जॉब वाला मामला था ना, उस वक्त जॉब थी, फिर वहाँ से उनको रिज़ाइन, छुट्टी हो गई उनकी। हाँ। अब वो आज़ाद थे। हाँ। अब वो जाना चाहते थे, तो फिर वो इसके साथ जुड़ गए, क्योंकि इनके साथ उनकी थोड़े मामला। अच्छा, इसका मतलब है अमूल जो है, ना सिर्फ अमूल ने अपने आप को बनाया, बल्कि उसने कई घरों को बनाया, पूरे मतलब है कि एक दूध से जो रिलेटेड लोग थे, जो इस कारोबार से रिलेटेड लोग थे, उनको बनाया। अभी भी हमारे घरों में, मैं अपना पाकिस्तान का बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, अभी भी हमारे घरों में जो दूध आ रहा है, वो मतलब है कि असल में, अच्छा एक चीज़ और, दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से गांव देहात में घरों के अंदर जो लोग गाय और बैल पालते हैं इस काम के लिए, वो अपने ही लिए दूध ले रहे हैं, अपने ही लिए, सही कह रहे हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ पे दूध वाला क्या मसला है पता है? हमारे यहाँ पे दूध वाला मसला ये है कि दूध वालों ने ही अपने बाड़े बनाए हुए हैं। ठीक है, दूध वालों ने बाड़े बनाए हुए हैं, और नहीं भी बनाए हुए तो बाड़े बहुत बड़े बड़े हैं, वो दूध की दुकानों पे सुबह सुबह सप्लाई होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और गाँव के अंदर, अब देखिए गाँव के अंदर सबसे बड़ी ज़्यादा चीज़ क्या है? चारा, घास। वहाँ पर प्रॉपर अगर किसानों के साथ कोई एक यूनियन जुड़ जाए, एक यूनियन काम करे, एक इनको एक छत के नीचे लाया जाए, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इनकी जो प्रोडक्ट है, ये कम से कम सिर्फ देखें, फसलें हैं, खेत हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी मौसम ऐसा है, कभी बारिश नहीं हो रही, कभी फसल उगती है, कभी नहीं उगती। अब ये लोग ये काम भी तो करें। अच्छा, एक और चीज़, ये काम भी करें। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ प्योरिटी का ही बहुत ज़्यादा मसला है। हमें कोई भी चीज़, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्साइजी सारी प्रोडक्ट्स की बात करें, हम जैसे लोगों को कुछ भी प्योर नहीं मिलता। अच्छा, हम वो लोग हैं कि हम 50 रुपये, 100 रुपये अबव देने के लिए तैयार हैं कि चीज़ हमें प्योर दे दो। 200 रुपये किलो मिल रहा है ना, अगर आप 250 रुपये किलो भी दे रहे हो हमें दूध, तो दे दो, लेकिन वो प्योर होना चाहिए। हमें 200 रुपये किलो दूध मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर यानी कि समझिए 1 पाव दूध है और 3 पाव पानी है उसमें। हमें खुद भी पता है, अरारोट वाला सिस्टम मैंने देखा कि मिलाया जाता है, वाइट पाउडर मिलाया जाता है बाकायदा। आप यकीन करें, दूध को बॉईल करें, दूध के ऊपर मलाई जो होती है ना, वो नहीं आ रही। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये बिल्कुल 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ, वो वापस करवा दिया गया, घर से ही वापस करवा दिया गया कि यार ये दूध नहीं है, कुछ और ही प्रोडक्ट है। तो 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो अगर आप बेच रहे हो, तो कम से कम यार आधा पानी मिला दो, आधा किलो तो दूध हो कम से कम।
तो ये चीज़ हो कि प्योरिटी पे काम किया जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने हत्या के अमूल जब बटर बनाया गया और ये लोग नाकाम भी हो गए, तो ये नहीं चाहते थे कि हम जिस स्ट्रेटजी नमक मिलाएं और हाँ, हम नहीं चाहते, ये नहीं चाहते थे कि लाइफ लंबी करने के लिए हम उसमें नमक की ज्यादती कर दें या कलर, हम फूड कलर ऐड करें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कंज्यूमर की डिमांड को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना पसंदीदगी भी असल में माइंड भी सेट है ना, मक्खन मतलब येलो तो एक माइंड सेट भी होता है, तो हम उसे कबूल नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे कोई चीज़ वाइट आ जाए मक्खन तो अजीब सा लगेगा, मुझे भी ऐसा लगेगा शायद इसके अंदर वो प्योरिटी नहीं है, इसमें कुछ मिलावट है या इसके अंदर मक्खन ही नहीं है, कुछ और, तो ऐसा लगेगा कि शायद वो चीज़ वो है ही नहीं। हम ज़िंदगी भर एक चीज़ को एक कलर में देख रहे हो, अब वो कलर में ही ना मिले हमें, लेकिन ये बात है कि बहुत ही बेहतरीन वे है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर इसकी प्रचार किया गया, इस पर बाकायदा फिल्म बनी और उस फिल्म को प्रोड्यूस भी समझो किसानों ने ही किया। कितनी खूबसूरत मिसाल है, यकीन करें। और बाकायदा बजट था 5 लाख तकरीबन। बाकायदा मैं इस पर पूरा एक स्टेटस लिखने वाला हूँ कि इसकी एक फ़िल्म का पोस्टर लगाने वाला हूँ, इसकी 5, 6, 7 लाइनें लिखने वाला हूँ, शायद किसी के काम आ जाए ये बात। अच्छा, ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। आप थोड़ी सी नज़र डालें ओवरऑल पूरी स्टोरी पे, तो वाकई बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हो। और छोटे देश हैं जहाँ पे अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम भी सीख ले सकते हैं कि यूनिटी से हमें काम करना चाहिए। हमें एक पॉइंट के ऊपर आकर यकजा हो जाना चाहिए। जैसे हमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी इन चीज़ों से ही सीखना चाहिए कि यार एक पॉइंट पे आकर खड़े हो जाएं, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के लिए जो अच्छा है वो करें। बहुत ज़बरदस्त। और फिल्म हमने लाजमी देखनी है। मैंने तो वीडियो फिल्म का नाम भी याद कर लिया। अच्छा, अमूल, हमारे यहाँ पे अमूल है तो अमूल का मतलब है प्राइसलेस। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है अनमोल को कहते हैं प्राइसलेस ना। मुझे भी लग रहा था कि ये तो कहा जब बस मिसिंग है, जब उसके मतलब में गए तो फिर मुझे लगा अनमोल, मुझे कुछ आ रहा था, लेकिन आपने जैसे अभी लफ्ज़ पकड़ लिया ना, मेरे जहन में तो था। हाँ, लेकिन आप बोल नहीं पाए ना। हाँ, मेरे गर्ड्स हैं, इसलिए मैं आपके बराबर तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तौरीक